Welcome back. We have already done pretty good chapters, and now we are left with two chapters from Flamingo, which I'm going to revise today: the interview and going places. Right? With this, complete Flamingo is revised. That is, all the chapters and all the poems are now revised. So let us start the chapter. This chapter is divided into two parts. The first part is about why many people do not like to be interviewed. And the second part is actual interview of a very famous writer, Umberto Eco, and that was done by the editor of Hindu, Mukunda Padmanabhan, right? So these are two. और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं most of the time it is about why the people hate. मैंने इस वाले जो नोट्स हैं इसके अंदर आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ द पीपल हु व्हाट दे हैव सेड. उन लोगों ने क्या क्या बोला है ये मैंने नेम्स के साथ लिखा हुआ है तो दैट वुड हेल्प यू आउट टू लर्न. तो फर्स्ट पार्ट इट इज फंक्शंस ऑफ इंटरव्यू एंड सेकंड इज अबाउट द इंटरव्यू, राइट? तो कई लोगों ने इट इज सेड दैट मेनी सेलिब्रिटी राइटर्स दे डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, मतलब उनको इंटरव्यू करना, उनको इंटरव्यू देना पसंद नहीं है. द रीजन इज कि उनको ऐसा लगता है जैसे प्रिमिटिव कल्चर में मानते थे कि फोटोग्राफ लेने का मतलब किसी के सोल को कैप्चर करना है, विच इज अ सिन, मतलब इट इज अ सिन. Similarly, it is a sin to interview someone and know about their personal details. तो पहला, सॉल बेलो, रुडयार्ड किपलिंग, लुइस कैरल एंड एच.जी. वेल्स, वी.एस. नायपाल, ये आपके कुछ राइटर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज बताए थे. वी.एस. नायपाल कहते हैं कि इट इज जस्ट when people are interviewed, it is just like they are wounded. And एच.जी. वेल्स का मानना था, जिन्होंने बहुत ही फेमस आपका जो है द इनविजिबल मैन लिखा था, ही सेड दैट इंटरव्यूइंग इज एन ऑर्डियल. मतलब जब भी उन्होंने दिया है इट हैज बीन वेरी अनप्लेजेंट, इट इज एन अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू हिज पर्सनल लाइफ. एंड ल्यूइस कैरल, जिनकी वाइफ ने लिखा, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, ही सेज दैट इट इज अ हॉरर एंड इट हैज बीन वेरी अनप्लेजेंट, और वो कभी भी ही नेवर लाइक टू गिव इंटरव्यूज टू पीपल. रुडयार्ड किपलिंग कॉल इट immoral, unwarranted. It is a suffocation for him. And Saul Bellow said it is thumbprints on windpipe, means it is too harsh, जैसे कि किसी को मार दिया जाए, किसी का गला घोंट दिया जाए. So these were the different views of people who had been interviewed. बस इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो शायद पहले इंटरव्यू देने से कतराते थे, they were not interested, but later on they had themselves taken the interview of other people. Yet they were not very comfortable with interview. तो ये हम जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इंटरव्यू इज सो अनप्लेजेंट, देन व्हाई इंटरव्यू इज डन. आजकल तो मुझे कहना चाहिए कि वी हैव बिकम कंप्लीटली उल्टा हो गए हैं. पीपल आस्क द जर्नलिस्ट टू टेक इंटरव्यू, और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, हम क्या सो रहे हैं, हमारा किससे क्या झगड़ा हुआ है. एंड सर्टेन टाइम्स इट फील्स दैट द मीडिया हैज डिटीरियोरेटेड वेरी वेरी, मतलब कि स्टूप बहुत लो हो चुका है. सर्टेन थिंग्स डेफिनेटली अच्छा लगता है. अभी भी आप देखिए, द मेन आपके जो सेलिब्रिटीज होंगे, दे वुड नेवर गिव अननेसेसरी इंटरव्यूज. But there are so many unnecessary interviews which may not be that much relevant. But why do we interview people? Because interview and interviewer have significant place in journalism. It is only through the interviewer that you come to know about your famous, जिसको भी आप फॉलो करते हो उनके बारे में. That is the source of
information. So that is why an interviewer has an unprecedented position in the वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म. मतलब चाहे इंटरव्यू को इतने सारे लोगों ने डिस्पाइस किया, जैसे बहुत फेमस फेमस राइटर्स इन सब ने, उसके बावजूद इंटरव्यूअर्स हैव एन अनप्रेसिडेंट रोल. दैट इज बिकॉज इट इज ओनली द इंटरव्यूअर जिनके थ्रू हमें जो है रियलिटी के बारे में पता लगता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. The second part is a real interview of Umberto Eco जब उन्होंने एक बुक लिखी थी which was called as The Name of the Roses. And though the book had many different theories like metaphysics, sign language, उसके बावजूद and medieval history means it was a fiction, it was a fusion. उसके बावजूद this particular book had a मतलब कि it became the bestseller. So जो हिंदू न्यूज़पेपर के ओनर है या एडिटर है मुकुंद पद्मनाभन, he had gone to interview Umberto Eco. So there are some questions which I have put in the arrow. Interviewed by, उसके बाद मैंने ऐसे लिया है how he gets time, writing still, does not he want to be part of fan club, and what is the secret. ये आपके मेन है और यही क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं. मतलब इन द इंटरव्यू व्हेन यू आर फ्रेमिंग द लॉन्ग आंसर्स, these are the main points. Sorry. The first is, the पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि how does he get this much of time for writing so many things? Because Umberto Eco has been a novelist, a writer, an essayist, a professor. He writes for the children, he writes for the elders. So how does he get? तो Umberto Eco कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं नॉवल लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैं काम तो एक ही कर रहा हूँ भाई, दैट इज राइटिंग. मैं अलग अलग चीजें थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कर तो एक ही चीज रहा हूँ, राइटिंग. एंड द टाइम, उसके लिए ही गिव्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम द फिजिक्स दैट if we remove the atoms from the atmosphere, the entire world will become so small. तो जो हमारे unnecessary actions होते हैं, activities होते हैं, that if we cultivate as time, which he calls as interstics, और काफी बार ये पेपर में आया है. सीधा भी पूछा है कि what is interstics at Umberto Eco या फिर how does he. तो वो कहते हैं कि if we are removing that, दो काम के बीच में जो हमारे पास टाइम बचता है, even if we are cultivating those time, we get a plenty. और उसके लिए he gives an example कि for example when the editor was coming to interview him, instead of waiting on the sofa, he wrote an article. तो कहता है मेरे पास टाइम आ गया. And this way he takes up. The second question that was put was what was the writing style. मतलब वो कहते हैं कि आपने कोई अडेप्ट किया है कोई राइटिंग स्किल या ये नेचुरल है. For that, Umberto Eco replies that it was a very natural style, that is a narrative style. मतलब वो जो है किसी चीज को बनाते नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं. He produces the facts as they are. He doesn't add anything. फिर उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि when he was doing his मतलब थीसिस लिख रहे थे, एट दैट टाइम डिजर्शन के टाइम पर भी उनके प्रोफेसर ने इस बात के लिए उन्हें बहुत तारीफ की थी कि he had not put superficial words. जो जैसा था ट्रायल एरर सब कुछ वैसा डाला. So that is why he has this writing style. In fact, there are so many people जो अपने स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं. They want to become a novelist. But ऐसा हम we cannot become. We need that in the natural way. Then the next question he asks कि how does he find himself? Does he want to be part of the fan clubs? तो वो कहते हैं कि he does not want to be the part of fan clubs. Though he writes novels, though he writes essays, लेकिन वो अपने आप को एक
एकेडमिशियन की तरह, एक स्कॉलर की तरह देखना पसंद करते हैं. He does not like to be with the fan clubs, but he enjoy where he is having the scholars academics with him. But of course, he is also a fun-filling, fun-loving person like anybody. Saturdays को या evening को when he has the time, he watches those programs which are fun-loving, comedy और अपने आप को light रखते हैं. The last question which is asked by him is कि what was the secret of the success of that novel? Name of the rose, the name of the roses. So for that he says he himself is unaware about this. उनको खुद को नहीं पता है कि what was the success story. Since when he went, वो कहते हैं कि मैं एक चाइनीज मतलब उसकी तरह फॉलो करता हूँ. When he had gone to give this for publication, जब वो गए थे इसको publication देने के लिए, तो he was told that this particular book cannot sell more than 3,000 copies. मतलब the least people would be interested in buying such stories. ऐसा उन्हें बोला गया था. On the contrary, the book became the best seller. लेकिन सोचा तो 3,000 कॉपी था, लेकिन वो बेस्ट सेलर बन गया. Millions of copies have been sold. और आज भी बिकते हैं. If you go to the bookshop, you'll find this book. तो वो कहते हैं कि there is no known secret. इसका कोई सीक्रेट नहीं है. That may be the time period. हो सकता है कि वो एक टाइम पीरियड हो. इससे 10 साल पहले शायद मैंने इस बुक को लिखा होता, तो it must have not been this much success. Or maybe 10 years later also it may not be having that much success. We never know. वो इसीलिए बोला है बच्चे क्योंकि the audience matter. If you talk about Indian culture में अगर मैं रीडिंग के बारे में बोलती हूँ as an English teacher, if I say this thing, तो I can say if you look into the 70s और 80s की स्टोरीज को आप देखोगे, आज के 2024 में दे वुड बी वेरी इररेलेवेंट. मतलब कई बार तो हमें लगता है कि हम ये स्टोरी हमने पढ़ी थी. बिकॉज एट दैट टाइम मोरालिटी, राइटियस, वर्चूज, हिस्ट्री, दीज थिंग्स मैटर्ड. तब ये चीजों का बहुत मैटर होता था. Then if you look into the next era, 70s, 80s era, उनमें आप जो स्टोरीज देखते, एडवेंचर, more of something powerful. Then 90s onwards there was a complete change. तो अगर 70 का कोई भी, अगर हम कहते हैं कि 70s या 60s में कोई स्टोरी लिखी हुई है, उसको अगर आज पढ़ते हैं तो देयर वुड बी फ्यू पीपल, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे. Like if you talk about the book series written by Enid Blyton, H.G. Wells, they are all the one which people like me would always prefer. But yes, there are certain novels, certain stories which are all time, जो all time रहते हैं, कभी भी पढ़ो, people love it all the time. And there are some which we may not even touch. So that depends upon the readers who are present at that particular era. तो उन्होंने यही बात कही है कि that might be the time period which has reflected in the bestseller. So that is the chapter, the interview, written in 2 parts. As I have already told, first part से आपके जो है, जो names मैंने इसीलिए, that is why I have written it in the separate form. I have written it in this manner. Lewis Carroll ने क्या बोला था, then H.G. Wells ने क्या बोला, in the blue color it is written. V.S. Naipaul ने क्या बोला, Rudyard Kipling ने क्या बोला, I have written it in this way, right? So that is the chapter interview. You may expect a 2-marker question, or if it comes, because in boards you cannot expect every chapter to be in the 5-marker question. You can expect an interview, like you are the interviewer and you are interviewing any character from any of the chapters that you have studied till now. That can be from Indigo, that can be from Deep Water. कि आपने, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो that means you have to just describe the theme from the chapter.
मीन्स यू मे बी आस्क, एक पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में पूछ सकते हैं, लाइक इफ इट इज फ्रॉम इंडिगो दे मे आस्क कि चंपारण एपिसोड ने आपको कैसे चेंज किया, तो यू हैव टू जस्ट उस चैप्टर में वो जो क्वेश्चन आंसर था उसको आपने यहाँ लिखना है. बट येस, व्हेन यू आर राइटिंग एन इंटरव्यू देयर शुड बी एटलीस्ट 3 from your side and 3 answers from the person who is interviewed. ये याद रख. This you have to keep in your mind. Right? The second chapter which I'm going to revise today, and this is the last chapter also of Flamingo, is recently आप लोगों ने इस chapter को किया है, going places. As you can see, there are 2 themes I have written on the left side: teenage fantasies, and second one is hero worship. In the boards, hero worship पर तो long question आ चुका है, long question आ चुका है कि is hero worship justified? So yes, it is justified. To follow someone whom you think has changed something in your life, आपकी लाइफ में उन्होंने कुछ चेंज किया है या उनकी सोच से आपको जो है कुछ इंस्पिरेशन मिली है, तो इट इज नेवर रॉन्ग. लाइक अभी हम लोगों ने चैप्टर किया था इंटरव्यू, तो many people might be following H.G. Wells, some might be following V.S. Naipaul, some might be following Umberto Eco. तो वो इसीलिए कि हम उनको अपना एक रोल मॉडल मानते हैं. And the role models can be a celebrity, that person can be from an academic background, that person can be from your own family, your teachers, your mentors, or it might be some sports person, some what you call as physically challenged person, or it might be some movie star. तो डिपेंड करता है. हाँ, किसी भी जगह पर हमें उन्हें चेज नहीं करना चाहिए. एंड वी कैन नॉट मिमिक देम, हम उनको मिमिक नहीं कर सकते हैं. हम उनके वो जो वर्ड्स हैं, उनके वो जो एक्शंस हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते. यू शुड नॉट मिमिक सम. वो जैसा कर रहे हैं आप वैसा नहीं कर सकते. अभी हमने जैसे पढ़ा, सिचुएशंस फॉर एवरी पर्सन इज डिफरेंट. आप अपने घर में 2 जने होंगे, उनके सिचुएशंस बिल्कुल अलग होंगे. तो द सेम आंसर कैन नॉट बी. जैसे हम उसमें पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज में कि जो प्लानिंग होती है, मैनेजर्स टेंड टू बिलीव इन द प्री प्लान्ड, मतलब जो पहले प्लान पिछले साल हुआ था उसी को लेकर चलते हैं, विच इज नॉट. दैट इज हाउ एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. हम जो देखते हैं उनमें और जो होता है उनमें बहुत फर्क होता है. बट वी कैन लर्न, we can learn from them. We should not chase. So hero worship is of course justified, but it should have certain extent. Second is teenage fantasies. That's a very common issue with each and every person. Everyone who passes through this situation, through this age, सबको पास करना ही पड़ता है. We cannot skip. Every person has this perception कि उनके जो parents हैं they are not in their favor, या फिर they may be fantasizing that things will be in their favor. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पहले मजाक उड़ाती थी कि आप लोग भी तो ऐसा ही सोचते हो ना कि पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर अचानक से कुछ होगा. लेकिन 1-2 बार ऐसा हो गया तो इसलिए अब मैंने बोलना भी बंद कर दिया. When COVID came, तो many of the students passed like anything. उनको वैसे ही मार्क्स मिल गए, उनके उनके वो डे ड्रीम्स पूरे हो गए थे. But everyone cannot fulfill their daydreams. This story is all about a girl called Sophie. And Sophie के मैंने characters ऊपर लिख दिए हैं कि what was she? A daydreamer. A daydreamer means a person who just fantasized. She wished to own a boutique or to become manager of a boutique or at least an actress. क्योंकि उसे लगता था कि जो actress बनना बहुत आसान है, and when she becomes an actress it would be easy for her to open a boutique. But on the contrary, she belonged to a poor family. यहाँ पर class 12. You may have a question
Like Mukesh belonged to a poor family. He wanted to become motor mechanic. तो क्या सोफी या मुकेश जैसे जो लोग हैं, कैन दे अचीव देयर ड्रीम्स? Yes, of course they can achieve their dreams, but we need to chase our dreams, not our heroes. जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो उनको चेस करना, उनको लेकर आना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं. Any person whom you see must have failed at their positions number of times. Then उसकी एक फ्रेंड है जैंसी, जिसके साथ वो स्कूल आती जाती है. बोथ आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड दे आर सपोज टू कंप्लीट देयर हाई स्कूल. जैंसी जो है, शी इज बिट प्रैक्टिकल. शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ अ पॉवर्टी, बट शी इज बिट प्रैक्टिकल. एंड जब सोफी उसको अपने अनरीजनेबल ड्रीम्स बताती है, तो सोफी उसको डिसवेट करती है फ्रॉम सच डे ड्रीमिंग. येट सोफी जो है, इट शी ऑलवेज गोज विद हर ओन टोन. सोफी के घर में है, सोफी लिव्स इन पोवर्टी. उसकी जो मदर है, शी इज देयर. शी वियर्स एप्रन, बट शी लुक्स वेरी शैबी. उनका जो घर है वो रूम है. इट इज जो किचन है वो पार्ट ऑफ रूम है. एंड सोफी एंड जैंसी आर बाउंड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल. सोफी के जो फादर है, he works in a mill, perhaps the biscuit factory. He works hard. He lives in that small area. He's bit strict with Sophie. Is a sport loving person. Sports को पसंद करते हैं. शाम को when he is free, he watches the TV. बट रेप्रीमैंड सोफी फॉर हर फैंटेसीज. मतलब उनको पता है कि सोफी जो है वो उल्टे सीधे सपने रखती है, तो उसको वो हमेशा डांट लगाते हैं फॉर नॉट, मतलब कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. देन सोफी हैज अ ब्रदर जॉस. जो ब्रदर उसका एल्डर ब्रदर है, हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम द स्कूल 3 years बिफोर. एंड एज उनके घर में है, फॉर एक्स्ट्रा इनकम ही इज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस. ही इज अ मैकेनिक. मैकेनिक के नीचे वो काम कर रहा है. एंड ही हैज टू ड्राइव फार डिस्टेंस फॉर दैट. वो जो है इंट्रोवर्ट है. ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड डजंट ओपनली डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स एंड ऑल. मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिमेन साइलेंट. ये पेपर का आपका 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. एंड सोफी जो है, उसको लगता है कि उसके इस इंट्रोवर्जन के पीछे देयर इज सम रीजन, एंड दैट परहैप्स ही हैज अ सेपरेट वर्ल्ड. सोफी की जितनी भी फैंटेसीज हैं, उनमें कभी कभी ही ऑल्सो इन्वॉल्व्स, मतलब वो उसकी बातें सुनता है. एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा वो क्यों करता है. मे बी ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ हिज पोवर्टी. मे बी ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि जो सोफी कह रही है वो सच हो जाए, तो शायद वो उसकी बात सुनता है. और मे बी द सेकेंड रीजन इज सोफी वॉज यंग, स्मॉल, यंगर देन हर, इनोसेंट, इसलिए. Another character which you study in this chapter is Danny Casey. Though Danny Casey doesn't have any role in the family or in the friend circle, but he is an Irish football player. And in the matches, he had been playing very well. बहुत अच्छा खेलता है. And he is Sophie's fantasy. So these are the character sketch in this chapter and what they have, मतलब कि what are their main aims. अब आती है summary. Sophie was a young girl, a daydreamer who was completing her high school. But after the school, she wanted to own a boutique in an arcade. मतलब एक बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो अपना एक आर्केड, अपना बुटीक खोलना चाहती थी. Because she was tired of her poverty and she wanted to live a lavish life. उसकी जो फ्रेंड थी जैंसी, जब वो ये बात बोलती थी कि आई बी ओनिंग अ बुटीक और आई बिकम, तो वो उसे कहती है कि इट इज नॉट
सो इजी टू ओन अ बुटीक, इसके लिए कितना पैसा लगता है। तो सोफी उसको कहती है कि इट इज ओके, आई वर्क एज अ मैनेजर इन एनी बुटीक, देन आई अर्न द मनी एंड आई ओन। तब भी वो उसको समझाती है कि कोई तुमको नौकरी पे ऐसे नहीं रखेगा, वी आर जस्ट हाई स्कूल पास आउट एंड वी हैव टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री। बट सोफी डजंट एग्री विद हर, वो कहती है नो, आई बिकम एन एक्ट्रेस एंड मेनी ऑफ द एक्ट्रेस दे हैव द पार्ट टाइम बिजनेस, आई डू दैट। तीनों अगर देखा जाए जो वो सोचती है, इट इज आउट ऑफ हर रीच एट दैट स्टेज। और जो उसका ब्रदर छोटा होता है, एक डेरेक, जिसका एक ही लाइन का एक मतलब की है, ही इज वेरी फ्राउंड विद ऐसे जो सोफी की ये लाइज है उसकी फैंटेसी से, और वो हमेशा उसको समझाता कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। बट सोफी ऑलवेज डेड ड्रीम्स दैट शी वुड बिकम रिच एंड शी वुड ऑल्सो इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ हर फैमिली। स्पेशली शी इज वेरी अटैच टू हर मदर। जब वो अपनी मदर को खाना बनाते हुए देखती है एंड देर इज नो मतलब कि सेपरेट किचन, तो उसको लगता है कि हर मदर डिजर्व्स मोर comfort. On the other hand, she fantasizes that Irish football player Danny Casey, और उसके लिए she always has certain stories which she weaves on her own. वो अपने भाई को अपने इन सीक्रेट्स में सबसे ज्यादा शामिल करती है। द रीजन इज ही वॉज इंट्रोवर्ट एंड ही वॉज नॉट, वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता था, और इसीलिए शी ऑलवेज टेल्स ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज टू हर ब्रदर। अब एक दिन वो ऐसी ही एक स्टोरी बताती है दैट while she was coming back from her school, she saw Danny Casey। डायरेक्टली नहीं देखा था, ये खुद जो है शी वॉज विंडो शॉपिंग, ये एक विंडो मतलब एक उस पे खड़ी थी, एंड सडनली इसने देखा इसके साथ में कोई बच्चे कोई इंसान खड़ा है। शी रिकॉग्नाइज हिम टू बी डैनी कैसी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू मीट अ सेलिब्रिटी, तो पहली चीज होती है यू टेक एन ऑटोग्राफ। तो अपनी उस बात को सच बताने के लिए, टू एश्योर दैट शी इज टेलिंग ट्रुथ, वो अपने भाई को कहती है कि बोथ मतलब नीदर ऑफ देम हैड एनी पेन और पेपर, सो शी कुड नॉट टेक द ऑटोग्राफ। बट डैनी हैड प्रॉमिस कि नेक्स्ट सैटरडे व्हेन शी मीट्स ही विल गिव। अब उसका जो ब्रदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डज नॉट अग्री। पहली बात तो वो कहता है कि वी शी शुड नॉट मीट सच सेलिब्रिटीज बिकॉज दे आर ऑल रिच, दे मे टेक एडवांटेज ऑफ हर, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए वो कहती है कि नो नो डैनी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ही इज वेरी लोनली, वो आयरलैंड से आया है, यहाँ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। जॉफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि सच पीपल हाइड देयर पर्सनालिटीज, लेकिन मन ही मन में जो सोफी ने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया होता है, जैसे वो पूछता है कैसे लगता है, तो वो उसको बता देती है कि वो ज्यादा लंबा नहीं है, उसकी आंखें ऐसी हैं। दिस हाउ शी कम्स टू नो इज बिकॉज शी हैड वॉच्ड हिम डायरेक्टली एंड ऑन टीवी ऑल्सो। तो जॉफ को थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास हो जाता है, एंड इन हिज एक्साइटमेंट ही गोज एंड टेल्स दिस टू हर हिज फादर, वो अपने फादर को जाकर बताता है। लेकिन फादर जो है ही नोस, फादर को पता है कि डैनी ये जो है झूठ बोल रही है, एंड वो उसको जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि वन डे शी वुड फॉल इनटू हर ओन ट्रैप। बट सोफी इज अ टीनेजर, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और वो जो है इन दिस इन द मीन वाइल इन द मीन वाइल जब वो बात कर रहे होते हैं, तो सोफी जो मतलब उसके जो फादर हैं वो जनरल में डैनी कैसी के बारे में बात करते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड सोफी फील्स दैट हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन हर इन टॉक्स, और वो उन्हें कहती है कि वो जो है ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप। उसके फादर पूछते हैं तुम्हें किसने बोला, तो कहती है उसने खुद बताया। डस दे हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट डैनी कैसी। नेक्स्ट मतलब कि शी एनकाउंटर्स जैंसी, वो जैंसी से मिलती है, और जैंसी जो है उसे बोलती है कि तुम्हारे जो ब्रदर है उन्होंने मेरे ब्रदर को बताया दैट यू हैड मतलब कि मेट डैनी कैसी। अब इसने डैनी कैसी से तो मिली नहीं होती, तो वो थोड़ा डर जाती है।
एंड अपने फ्रेंड को इवेड करने के लिए, टालने के लिए वो कहती है कि नथिंग, देयर वाज नथिंग, देयर इज नो सीक्रेट, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वो सेम वो रिपीट करती है कि ही डिड नॉट हैव द पेन, नीदर ऑफ अस हैड एनीथिंग, एंड देयरफॉर दैट वाज अ वेरी शॉर्ट मीटिंग। And she is also very happy that her brother had not told about the next meeting. Otherwise हो सकता है कि जैंसी कहती मुझे साथ में ले जाओ। और फिर वो जैंसी को ये भी समझाती है कि ये मतलब ये बात किसी को नहीं पता है। शी डजंट टेल अबाउट द फादर, और वो वाली बात नहीं बताती है। वो कहती है कि अगर मेरे पापा को पता लग गया ना तो ही वुड बी वेरी एंग्री, और आपको पता है ना माई मदर डजंट लाइक दिस, किसी भी तरीके की लड़ाई आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं करती। ऐसे करके वो जैंसी को समझाती है। यहां पर एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, इट इज नॉट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग, इट इज जॉफ काइंड। और ये अगर आता है तो मतलब जैंसी काइंड ऑफ थिंग मतलब जैंसी को बताने वाली बात ये नहीं थी। वाई? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट जैंसी टू बी इन्वॉल्व इन ऑल हर सीक्रेट फैंटेसीज। उसे पता है कि जैंसी पकड़ लेगी कि वो फैंटेसाइज कर रही है। और जॉफ को भी पता है, लेकिन जॉफ जो है कहीं ना कहीं ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ। अब वो एक हफ्ता हो जाता है। शी हैज टू टेल द ट्रूथ टू हर फैमिली। शी इज फीलिंग वेरी सैड एट वन पॉइंट। रिमेंबर, एक ही जगह पर उसको जो है थोड़ा सा रिग्रेट होता है, दैट काश कि ये सच होता, या काश उसकी फैमिली उसके ऊपर विश्वास करती। She just wants to live in that fantasy. She just wants to live in that fantasy. She doesn't want to work for that fantasy. And she is sad. She feels कि जब उसका जो brother है, when he would come to know about the truth, he would never trust her again. Maybe he becomes angry, और वो अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहती थी। ही वॉज द ओनली पर्सन जो उसकी बात को सुनता था। उसके फादर उसको डांटते थे, छोटा भाई उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको डांट लगाता था। तो शी दैट वॉज द ओनली पर्सन हु कुड हेयर, और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई जो है वो नाराज हो जाए। एंड देन ऑन द सेम प्लेस जो उसने सोचा होता है अपने सपने में, अपने फैंटेसी में, शी रीचेज दैट प्लेस एंड जस्ट एनविसेजेस, इमेजिन करती है कि फ्रॉम द कैनाल साइड डैनी इज कमिंग, एंड ऑल दोज विच शी टोल्ड हर ब्रदर, जो उसने अपने भाई को बोला होता है, इज इट यू डैनी कैसी, सॉरी आई डोंट हैव द पेन, ये वही चीज को दोबारा से वो जो है कल्पना करती है, इमेजिन करती है। एंड देन she decides to continue with her fantasies. So that is going places. The chapter doesn't have any ending. It doesn't have anything कि अच्छा अच्छा हुआ या वो realize हो गया उसको, ऐसा कुछ नहीं है। And why it is not there? Because in the teenage, people come out of these fantasies only when they face the truth. Everything on the other side of the grass is always greener. जब तक आप उसको सोच रहे हो ना वो ग्रीन है, जब आप उस पर चलना सीखते हो ना तभी आपको समझ आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन, सॉरी, द क्वेश्चन वाज, हैड सोफी मेट डैनी कैसी इन रियल? तो शी हैड नॉट मेट हिम इन पर्सन। उसने उसके साथ मतलब उसके साथ में उसने पर्सनली वो नहीं मिली थी, बट यस, every week their family had a just like a pilgrimage. उसको pilgrimage से क्यों बोला है? That was a routine, habit. तो habitually they used to go to watch the United match, जहां पे उसका जो ब्रदर है he would be sitting with his friends and सोफी अपने पापा और छोटे भाई के साथ बैठती थी। तो ड्यूरिंग दैट मैच शी हैड सीन डैनी कैसी इन रियल, एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स ऑन टीवी। सो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन शी हैड मेट हिम इन, उसने रियल में उसको देखा था, बाकी टीवी में ही देखा था, बट पर्सनली वो कभी उससे नहीं मिली थी। ये पेपर में अलग से आया था तो मैंने अलग से इसको बॉक्स में डाल दिया। तो आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस है एक तो यही वाला हो गया। देन जो एंडिंग है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग इट हैज, वो, then why does she include her brother Geoff in her secrets?
ये बहुत इस चैप्टर से आने की पूरे मतलब की चांसेस हैं. दैट इज बिकॉज ही वॉज एन इंट्रोवर्ट एंड ही विल नॉट शेयर द थिंग्स टू अदर्स. और वो उसकी बात को सुनता था. बाकी जो उसके फादर थे, ही एंड हिज ब्रदर, जो उसका ब्रदर था, दे वुड डिसवेट, एंड जानसी ऑल्सो. तो जॉब वॉज द ओनली पर्सन हु वुड पेशेंटली लिसन टू हर थिंग, दो ही डिड नॉट कंप्लीटली बिलीव. इसीलिए वो अपने ब्रदर को इसमें इंक्लूड करना चाहती है. एंड सेकेंड जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द जानसी काइंड ऑफ थिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर. अभी तक में फादर का आया है इस चैप्टर से, ब्रदर का नहीं आया, सोफी के फादर का आया है. और लॉन्ग क्वेश्चन में यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट टीनेज फैंटेसी एंड हीरो वर्शिप. दिस मे नॉट बी अ डायरेक्ट, इसमें आपके क्वेश्चंस को जो है यू मे बी इंटरमिंगल्ड विथ व्हाट यू कॉल एज डी, जो आपका लॉ स्प्रिंग से मुकेश वाला लेके आ सकता है, या फिर इस टीनेज फैंटेसी या हीरो वर्शिप जो है, इज इट जस्टिफाइड. पेपर में पहले आया हुआ है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यस इट इज जस्टिफाइड. एनीवन हु इज worshipping any hero is never wrong. The only thing is that we need to understand that in everything what is shown on the reel or whatever we read is not the right thing. There might be things which may be hidden. तो सिर्फ ब्लाइंड होके फॉलो नहीं करना है. और अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो उनके पैशन को ही नहीं, उनके उन स्ट्रगल्स को भी देखना होता है. एंड हमारे साथ में यही हम लोगों की इंसान मतलब कि ह्यूमंस की प्रॉब्लम होती है, दैट वी जस्ट वांट टू फॉलो दैट पैशन एंड फैशन. वी डोंट वांट टू फॉलो द स्ट्रगल्स. वो जो स्ट्रगल उन्होंने देखा होता है वो हम नहीं देखते हैं. हमारे लगता है कि बहुत आसान है. जैसे देयर वाज अ टाइम आई आई हैव मतलब कि आई न्यू एवरी पर्सन वांटेड द चाइल्ड शुड बिकम अ क्रिकेटर. एवरी सेकंड पर्सन. भाई क्रिकेटर बनना मतलब कि इफ यू हैव सीन धोनी मैच, धोनी देख ले तो आपको पता लगे कि आपका बच्चा सब कुछ कर लेगा. चार छह मारने से कोई बच्चा धोनी नहीं बनता है. उसके पीछे वो जो आप मूवी देखते हो ना, वो 3 घंटे की थी, और वो उसके 20 साल की मेहनत है. कैन यू जस्ट इमेजिन एनी वन 20 years हार्ड वर्क इन जस्ट 3 hours? हो सकता है 20 years का आप 3 घंटे में देख लो. वी जस्ट वॉच, ओके अच्छा अच्छा वो ऐसे करता था, ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम भी कर लेंगे. प्रैक्टिकली देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरगो. बहुत सारी चीजें हम लोगों को बुक्स में नहीं बताते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, if how many times a person might have failed. और वो फेल्योर को भी तो हमें फेस करना होगा ना. अगर हमें वो चीज बननी है तो हमें वो फेल्योर भी फेस करना होगा. तो yes, hero worship should be there, teenage fantasies are there, but it should be within the limit and we should also understand it. But yes, बच्चों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है. once they come out, when they enter into the real world, जैसे आप लोग अब 1.5-2 महीने बाद निकल निकल जाओगे. आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू ऑल विल एंटर इनटू द कॉलेज लाइफ. वहां पर शायद आपको मेरी बात हमेशा याद रहेगी, बिकॉज अभी तक को तो रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर तक का रिकॉर्ड है कि द स्टूडेंट्स हैव कम बैक एंड टोल्ड मी, यस मैम व्हाट यू सेड इज राइट. बड़ों की दुनिया बहुत ही डरावनी है. आई हैव ऑलवेज गॉट दिस कॉमेंट, मैम आप जो बोलते थे ना हम लोगों को आसान लगता था. लाइक स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 95, 96, 100 could not get to into their dream college. They had to keep a plan B. उनको plan B रखना पड़ा था. The toppers, I am talking about the child who got 100 in all the subjects except in one, I think she got 98. But she could not get into the dream college. She kept plan B. उसने क्राइस्ट कॉलेज में अप्लाई कर दिया था. She got into Christ College. She came to my home, in fact, personally, from all the way from Calcutta to Delhi. She came, she met me, and then fortunately in the second round she got into Delhi University. She shifted over. लेकिन सोचो 95% आने के बाद अगर हमें फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिला, what is the fun? And her CUET scores were pretty good.
तो दिस हैपन्स, तब हमें पता लगता है कि हमें इतना आसान लगता, ओ दिस इज वेरी इजी, वो इतना आसान नहीं होता। बट यस, वो एज हमारा ऐसा है, एडोलेसेंट इज एन एज वेयर वी feel that things are easy. The grass is green on the other side. So that is the entire crux of the story, Going Places. With this, the chapter and of course the entire flamingo is now completed.